एक सच्चाई यह भी है कि उस राजकुमारी को गलतफहमी हो गई थी कि मैं एक गरीब स्टूडेंट हूं जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए वह हर महीने रेगुलरली मेरे कार्ड में पैसे ट्रांसफर करती थी। पूरे 4 साल तक उसने मुझे पाला और कॉलेज ग्रेजुएशन के बाद शिन चिंग वू ने मुझसे ब्रेकअप करने की बात कही और बिना कोई सुराग छोड़े अचानक गायब हो गई। मुझे तो संभलने का मौका भी नहीं मिला। उसका फोन नंबर नॉट रीचेबल आने लगा और सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स भी ब्लॉक थे। इसके 3 दिन बाद उसका लॉयर मुझे ढूंढते हुए आया और उसने मुझे एक गिफ्ट डीड का कॉन्ट्रैक्ट दिया। उसमें साफ साफ लिखा था कि शिन चिंग वू अपनी मर्जी से मुझे वियानगियांग वाला विला और 18 मिलियन युआन कैश दे रही है। बदले में उसे कुछ नहीं चाहिए था। उसने कहा कि यह कॉलेज के 4 साल के प्यार का थैंक यू गिफ्ट है। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि वह मुझे सच में एक कंगाल समझती थी, लेकिन मेरे पास तो असल में पैसों की कोई कमी ही नहीं थी। सच तो यह है कि जब मैं शिन चिंग वू के साथ था, मैंने उससे कई बार कहा था कि मेरी फैमिली बैकग्राउंड काफी अच्छी है, लेकिन उसने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ मेरी बात को रिजेक्ट कर दिया था। उसने कहा था कि तुम्हारे पास चाहे जितने भी पैसे हों, मुझसे ज्यादा नहीं हो सकते। मैं भी उससे बहस नहीं करना चाहता था। आखिर जो भी हो, मैं उससे बहुत प्यार करता था। लेकिन जब सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था तो उसने अचानक इतने भारी मन से मुझसे ब्रेकअप क्यों कर लिया? कल तक तो हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे, फिर सिर्फ एक दिन में उसका दिल कैसे बदल गया? मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की। अपनी फैमिली के कनेक्शंस और सोर्सेज का यूज करके मैंने बहुत जल्दी इस पूरी बात का पता लगा लिया। मालूम हुआ कि आज उसकी सगाई बुई टुआनहैंग से होने जा रही है, जो बुई फैमिली का इकलौता वारिस है। मैं तुरंत अपनी कार लेकर तेजी से वेन्यू की तरफ भागा। जैसे ही मैंने अंदर एंट्री की, मैंने शिन चिंग वू को स्टेज पर खड़े देखा। उसने एक बहुत ही एक्सपेंसिव और लग्जरी ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें वह बेहद खूबसूरत और ग्रेसफुल लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। मुझे धुंधला सा एहसास हुआ कि शिन चिंग वू इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। क्या उसे बुई टुआनहैंग से सगाई करने के लिए फोर्स किया गया है? ठीक उसी समय भीड़ में से कोई जोर से चिल्लाया। उसके तुरंत बाद मैंने देखा कि बुई टुआनहैंग ने हाथ बढ़ाकर शिन चिंग वू को खींचने की कोशिश की। अपनी नेचुरल आदत की वजह से वह एक कदम पीछे हट गई और उसके टच से बच गई। बुई टुआनहैंग का मूड तुरंत खराब हो गया। उसने कहा कि तुम मुझसे किया हुआ प्रॉमिस इतनी जल्दी भूल गई क्या? शिन चिंग वू का चेहरा पल भर में पीला पड़ गया, लेकिन फिर भी उसने अपने आंसू रोककर एक कदम आगे बढ़ाया। मैं अच्छी तरह समझ गया था कि यह आदमी उसे पक्का ब्लैकमेल कर रहा है। जब शिन चिंग वू ने मुझे देखा तो उसकी आंखों में एक पल के लिए खुशी चमकी, लेकिन वह बहुत जल्दी गायब हो गई। तभी स्टेज पर खड़ा बुई टुआनहैंग मुझे घूरने लगा। उसने चिल्लाकर कहा कि ए लड़के, तू मेरी मंगेतर को इतने हक से क्यों बुला रहा है? ये बात सुनते ही मेरा दिल बैठ गया। मैं साफ महसूस कर सकता था कि वहां मौजूद हर शख्स मुझे नफरत और हिकारत की नजरों से देख रहा था, लेकिन मैं कोई पैसों का भूखा इंसान नहीं था। मैं और शिन चिंग वू कॉलेज के एक क्लब की एक्टिविटी के दौरान मिले थे। उस समय मुझे बहुत तेज भूख लगी थी और मैं खुद को रोक नहीं पाया, इसलिए मैंने अपने रूममेट के स्नैक्स चुपके से खा लिए थे। इसके बदले में उसने मुझे जबरदस्ती पापा बोलने के लिए मजबूर किया था। ये तो बस रूममेट्स के बीच का एक मजाक था और मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन किस्मत से शिन चिंग वू ने यह नजारा देख लिया और उसे लगा कि मुझे बुली किया जा रहा है। वह तुरंत मेरे सपोर्ट में खड़ी हो गई और कहने लगी कि किसी को भी दूसरों की चीजें ऐसे नहीं खानी चाहिए। उस इंसिडेंट के बाद मुझे शिन चिंग वू से पहली ही नजर में प्यार हो गया और मैं रोज उसके आगे पीछे घूमने लगा। कुछ ही समय बाद हम दोनों डेट करने लगे। ये बात पूरे कॉलेज में फैल गई और लोग अफवाहें उड़ाने लगे कि शिन चिंग वू ने एक टॉय बॉय को पाल रखा है। मुझे डर था कि कहीं उसकी बदनामी ना हो, इसलिए मैंने खुद उससे कहा था कि सच तो यह है कि मेरा परिवार बहुत अमीर है। लेकिन शिन चिंग वू ने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। हम पूरे 4 साल तक साथ रहे। भले ही हमारी लव स्टोरी में कोई बड़ा ड्रामा नहीं था, फिर भी हमारा रिश्ता हमेशा बहुत गहरा और प्यारा था। इसलिए जब शिन चिंग वू ने अचानक मुझे डंप कर दिया तो मैं इसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पाया। मैं बस यह जानना चाहता था कि उसकी क्या मजबूरी है। मैंने गुस्से में उसकी तरफ देखा और कहा कि क्या तुमने मुझसे सिर्फ इस कचरे से शादी करने के लिए ब्रेकअप किया है? ये सुनते ही शिन चिंग वू तेजी से आगे बढ़ी और उसने मेरे चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसने चिल्लाकर कहा कि मैंने तुमसे जाने के लिए कहा था, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मैंने उस थप्पड़ को रोकने की कोशिश नहीं की क्योंकि शिन चिंग वू ने हाई हील्स पहनी हुई थी। मुझे डर था कि अगर उसने बहुत ज्यादा फोर्स यूज किया तो उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा और वह गिर जाएगी। मैं खुद पर ही मुस्कुराया। शिन चिंग वू किसी और से शादी करने जा रही है और मैं अब भी उसके बारे में इतना सोच रहा हूँ। क्या मैं सच में इतना लाचार हो गया हूँ? फिर मैंने अपने सामने खड़ी उस लड़की की आंखों में देखा और पूछा कि तुम बिना एक शब्द कहे इस तरह कैसे जा सकती हो? तुमने मुझे एक एक्सप्लेनेशन तक नहीं दी। ये मेरे साथ नाइंसाफी है। उसने ठंडे लहजे में कहा कि मैंने तुम्हें घर और कार दोनों दे दिए हैं। तुम और किस इंसाफ की बात कर रहे हो लुओ शिंगचेन? हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। शुरू में मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए डेट किया था क्योंकि तुम गुड लुकिंग थे, और सबसे बड़ी बात कि तुम इतने गरीब थे कि तुम्हें आसानी से कंट्रोल किया जा सकता था। मेरी जैसी फैमिली बैकग्राउंड वाले लोगों के लिए प्यार और शादी बिल्कुल अलग चीजें होती हैं। पिछले 4 सालों तक मेरे साथ रहने के लिए थैंक यू, लेकिन मेरा हस्बैंड सिर्फ बुई टुआनहैंग ही हो सकता है। अब तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया है तो प्लीज यहाँ से चले जाओ। यह सुनकर मैंने अपनी मुट्ठी कस ली। तो इसका मतलब यह था कि जिसे मैं सच्चा और गहरा प्यार समझ रहा था वह सिर्फ मेरा वन साइडेड वहम था। मुझे लगा था कि वह किसी बड़ी प्रॉब्लम में है और मैं उसकी हेल्प करना चाहता था, लेकिन उसने साफ कह दिया कि आखिरकार उसे यह बिजनेस मैरिज करनी ही होगी। इसके बाद मैंने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा कि ठीक है, अगर यही बात है तो यही सही, तुम्हारी लाइफ के लिए ओनल द बेस्ट। तभी बुई टुआनहैंग बीच में कूद
पड़ा और बोला कि जब यहाँ तक आ ही गए हो तो रुककर पूरी सेरेमनी देखकर जाओ, वरना ये बुई फैमिली का अपमान होगा और पूरे हाई चेंग के हाई सोसाइटी के लोगों की इंसल्ट होगी। ये सुनकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। ये बुई टुआन हैंग इतना घमंडी कैसे हो सकता है? मैंने पहले भी कई लोगों से ऐसी बकवास बातें सुनी थी, लेकिन जब मैंने उन जैसे कुछ लोगों को उनकी औकात दिखाई तो फिर किसी की मेरे सामने इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन बुई टुआन हैंग को मेरी आंखों में छिपा गुस्सा और नफरत बिल्कुल नजर नहीं आई। उसने बड़े प्राउड के साथ ताली बजाई और तुरंत ही दोनों तरफ से ब्लैक सूट पहने कई बॉडीगार्ड्स बाहर निकल आए। उसने टोंट मारते हुए कहा कि लुओ शिंगचेन, सही कहा ना? तुम खुद चुपचाप बैठोगे या मैं अपने आदमियों से कहकर तुम्हें जबरदस्ती चेयर पर बैठवाऊं? शिनचिंग ने घबराकर कहा कि लुओ शिंगचेन, तुम तुरंत यहाँ से दफा हो जाओ, मैं अब तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। बुई टुआन हैंग ने उसे डांटते हुए कहा कि शिनचिंग, क्या मैंने तुम्हें बोलने की परमिशन दी? तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई बेवकूफ हूँ? क्या मुझे नहीं दिख रहा कि तुम इस मामूली लड़के को बचाने की कोशिश कर रही हो? ये सुनकर मैंने शिनचिंग को एक गहरी नजर से देखा। वो बुई टुआन हैंग की तरफ मुड़ी और बोली कि आज हमारी सगाई का दिन है, मैं बस अपने पास्ट के साथ कोई तमाशा नहीं चाहती। अगर यह बात बाहर गई तो तुम्हारी ही बदनामी होगी। टुआन हैंग, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ सिर्फ तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। यह कहते हुए उसने मेरी तरफ उंगली उठाई और चिल्लाई कि तुम तुरंत स्टेज से नीचे जाओ और चुपचाप सेरेमनी देखो। तभी उन 4 ब्लैक सूट वाले बॉडीगार्ड्स ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। उन लोगों ने मुझे घसीट कर कोने की एक सीट पर बिठा दिया। जब वो खुद ही मुझसे पंगा लेना चाहते हैं तो फिर मुझे भी कोई रहम दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक उसी समय कुछ एरोगेंट और घमंडी लड़कों का ग्रुप मेरी तरफ बढ़ा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये पक्का बुई टुआन हैंग के बिगड़े हुए दोस्त ही थे। उनमें से एक ने चिढ़ाते हुए कहा, ए लड़के, शांति से जीना तुझे रास नहीं आया क्या, जो यहाँ अपनी बेइज्जती कराने चला आया? तुझे सच में लगता है कि शिनचिंग तुझे बचा लेगी? सच तो यह है कि अगर तू आज यहाँ नहीं भी आता तब भी टुआन हैंग तुझे जिंदा नहीं छोड़ता। वह उस आदमी को कैसे बर्दाश्त कर सकता है जो उसकी मंगेतर के साथ पूरे 4 साल तक रहा हो? इसके बाद उन सब ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया और मेरा सरेआम मजाक उड़ाने लगे। मैंने अपना सिर झुकाकर मोबाइल चलाना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे इन जोकर्स पर अपना टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी। सगाई की रस्म बहुत जल्दी खत्म हो गई। इसके बाद मेहमानों के खाने पीने और वाइन का दौर शुरू हुआ, जहां लोग बिजनेस और कनेक्शंस बनाने के लिए एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। इस खाली समय में मैंने बुई फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकाली। बुई फैमिली वैसे तो हाई चेंग की सबसे अमीर फैमिली मानी जाती है, लेकिन उनका कोई पुराना इतिहास या मजबूत फाउंडेशन नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो वे बस रातों रात अमीर हुए नए नवाब हैं। बुई फैमिली के इतनी तेजी से आगे बढ़ने की वजह बीजिंग के कुछ बड़े कनेक्शंस थे, जिनकी मदद से उन्होंने हाई चेंग में कई बड़े प्रोजेक्ट हासिल किए और सीधे आसमान पर पहुंच गए। इसके बावजूद वे हाई चेंग की असली रॉयल और एलीट सोसाइटी में अपनी जगह नहीं बना पा रहे थे। इसीलिए उन्होंने शिन फैमिली जैसी एक डूबती हुई फैमिली के साथ बिजनेस मैरिज का सौदा किया था, ताकि दोनों का फायदा हो सके। बुई फैमिली को एलीट क्लास का टैग चाहिए था और शिन फैमिली को खुद को बचाने के लिए बुई फैमिली का पैसा। तभी शिनचिंग वू जैसी दिखने वाली एक लड़की सीधे मेरे पास आई और मेरे बगल में बैठ गई। उसने कहा, मैं शिनचिंग नू हूँ, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड की सगी छोटी बहन। अब से जैसा मैं कहूँ वैसा करो, बिल्कुल चुपचाप मेरे पीछे आओ। मैंने पूछा, क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हें मेरी हेल्प करने के लिए भेजा है? उसने चिढ़कर कहा, फालतू बकवास बंद करो और जल्दी मेरे साथ चलो, वरना आज तुम यहाँ से जिंदा नहीं बचोगे। उसकी बात खत्म होते ही ब्लैक सूट वाले कुछ बॉडीगार्ड्स ने हमें घेर लिया। अब हमारा यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल था। ये देखकर शिनचिंग नू ने एक ठंडी सांस ली और कहा, लुओ शिंगचेन, तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अगर तुम अचानक यहाँ नहीं आते तो शायद मेरी बहन को बुई टुआन हैंग जैसे उस मोटे और भद्दे आदमी से शादी करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। ये सुनकर मैं हैरान रह गया, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ पूछता, बैंक्वेट हॉल में अचानक एक शोर मच गया। मैंने आवाज की तरफ देखा तो पाया कि 7-8 यंग लड़के लड़कियां हॉल में एंट्री कर रहे थे। वे सब काफी यंग थे, लेकिन उनका ऑरा बहुत ही मैच्योर और रॉयल, खासकर उनका लीडर, जो मुश्किल से 20-21 साल का लग रहा था, लेकिन उसके आसपास एक कमाल का प्रेशर महसूस हो रहा था। बुई टुआन हैंग तुरंत एक चमचे की तरह मुस्कुराता हुआ उसके स्वागत के लिए भागा। शाओ यंग मास्टर, आखिर आप आ ही गए। अगर आप नहीं आते तो मेरी सगाई की यह पार्टी अधूरी रह जाती। लेकिन शाओ मू चेन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वह सीधे आगे बढ़ा और पूछा, क्या तुम्हारा नाम शिनचिंग वू है? शिनचिंग वू एक पल के लिए हैरान रह गई, फिर उसने हाँ में सिर हिलाया। शाओ मू चेन का बर्ताव तुरंत बदल गया और उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसने तुम्हें इतना छुपा कर रखा था, वरना हमारी मुलाकात बहुत पहले ही हो गई होती। बुई टुआन हैंग को लगा कि शाओ मू चेन उसके बारे में बात कर रहा है, इसलिए उसने बिना ज्यादा सोचे वहां मौजूद सभी मेहमानों से उसका इंट्रोडक्शन कराया। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये बीजिंग की सबसे पावरफुल शाओ फैमिली के शाओ मू चेन है, एक असली प्रिंस, और शाओ फैमिली ही हमारे हाई चेंग की बुई फैमिली का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। बुई टुआन हैंग के चेहरे पर घमंड साफ दिख रहा था। तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ी और वह चिल्लाया, ऐ आवारा लड़के, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि शाओ प्रिंस के सामने भी तू आराम से बैठा हुआ है? खड़ा हो। एक पल में हॉल में मौजूद सभी लोगों की नजरें फिर से मुझ पर टिक गईं। उन सबके चेहरों पर एक कमीनी मुस्कान थी। उनकी नजरों में बीजिंग की एलीट सोसाइटी का इतना बड़ा प्रिंस आया था और मैं उसके वेलकम के लिए खड़ा तक नहीं हुआ था। यह सीधे सीधे शाओ प्रिंस का अपमान था और अब मेरा बचना नामुमकिन था। लेकिन मैं आराम से अपनी सीट पर बैठा रहा और शाओ मू चेन की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए पूछा,
क्या मुझे सच में खड़े होने की जरूरत है? श्याओ मू चेन पहले तो थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन जैसे ही उसने मुझे गौर से देखा उसका चेहरा डर के मारे एकदम पीला पड़ गया। बुई तुआन हेंग को श्याओ मू चेन के चेहरे का उड़ता हुआ रंग दिखाई नहीं दिया। वह चापलूसी करते हुए बोला, श्याओ यंग मास्टर, ये लड़का मेरी मंगेतर का एक्स गर्लफ्रेंड है। सीधे शब्दों में कहें तो यह एक लालची कुत्ता है जो पैसों के पीछे भागता है। मैंने इसे यहाँ सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए रोक रखा है। मेरे पास एक डॉग फार्म है। मैंने सोचा है कि इस लड़के को वहां ले जाकर शिकारी कुत्तों के आगे फेंक दूंगा। ये सुनते ही शिन चिंगवू चिल्लाई, बुई तुआन हेंग, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं तुमसे शादी कर लूंगी तो तुम लू शिंग चेन को छोड़ दोगे। बुई तुआन हेंग ने हंसते हुए कहा, तो क्या हुआ? ये खुद चलकर शेर की गुफा में आया है, तो मैं इसे भला क्यों छोड़ूं? शिन चिंगवू ने उससे बहस करना बेकार समझा और वह सीधे मेरी तरफ आई। उसने बेबस होकर अपना सिर हिलाया और एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, लुओ शिंग चेन, तुम कब मुझे बिना टेंशन के जीने दोगे? मैंने मुस्कुराकर कहा, चिंगवू, तुम मुझ पर गुस्सा होना बंद करो। इसके बजाय तुम यह कब मानोगी कि तुम्हारे आदमी के पास सच में बहुत पावर है? ये कहकर मैंने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। इस बार शिन चिंगवू ने मुझे पीछे नहीं धकेला। उसने धीरे से कहा, शिंग चेन, अब मैं तुम्हें और नहीं बचा सकता। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम मुझे होस्टेज बना लो और मेरे बहाने यहाँ से निकलने की कोशिश करो। फिर जो पैसे मैंने तुम्हें दिए हैं उन्हें लेकर जितनी दूर हो सके भाग जाओ और कभी वापस मत आना। मैं बस तुम्हारी सेफ्टी चाहती हूँ। चिंगवू को अब भी मुझ पर यकीन नहीं था। मैं उसकी बात पर बस मुस्कुरा कर रह गया। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि मैंने अपनी असलियत बहुत ज्यादा छुपा कर रखी थी? इसी बीच बुई तुआन हेंग के बॉडीगार्ड्स मेरे बिल्कुल करीब आ चुके थे, लेकिन तभी बैंक्वेट हॉल के वेटर और स्टाफ के लोग भी अचानक आगे बढ़े और उन्होंने उन बॉडीगार्ड्स को घेर लिया। दोनों ग्रुप्स के बीच तुरंत फाइट शुरू हो गई। कुछ ही मिनटों में बुई तुआन हेंग के सारे बॉडीगार्ड्स को जमीन पर पटककर कंट्रोल कर लिया गया। इस अचानक हुए पासा पलटने के सीन को देखकर वहां मौजूद सभी मेहमानों के होश उड़ गए और वे हैरान रह गए। इसके बाद मैं सोफे के बैकरेस्ट पर आराम से टिक गया, अपने पैर पर पैर रखा और मेरे अंदर से एक ऐसा रॉयल और पावरफुल ओरा निकला, किसी की मेरे करीब आने की हिम्मत नहीं हुई। बुई तुआन हेंग काफी देर तक शौक में रहा, फिर होश आते ही वह मुझ पर चिल्लाया, कमीने, तेरी जान की कोई कीमत नहीं है क्या? ये मेरा इलाका है। तभी बुई तुआन हेंग के दिमाग की बत्ती जली और वह पागलों की तरह हंसने लगा। हाँ, मैं समझ गया, तूने शिन चिंगवू के दिए हुए पैसों से इन गुंडों को हायर किया है ना, ताकि यहाँ तमाशा कर सके। क्यों? सही कहा ना? बेचारे को क्या पता था कि असलियत क्या है। बैंक्वेट हॉल में मेरे कदम रखने से 1 घंटे पहले ही मेरे आदमियों ने चुपके से यहाँ के सारे वेटर्स और स्टाफ को बदल दिया था। तभी बुई तुआन हेंग ने अपने बगल में खड़े श्याओ मू चेन की तरफ देखा और बोला, श्याओ यंग मास्टर, मुझे अपना थोड़ा सा बॉडीगार्ड्स यूज करने दीजिए। मुझे इस आवारा लड़के को सबक सिखाना है। लेकिन श्याओ मू चेन ने उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। इसके अपोजिट वह बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ मेरे सामने झुका और बोला, डिंग चेन भाई। ये देखकर मैं बस हल्का सा मुस्कुराया और कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इस एक सीन ने वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ा दिए और वे सन्न रह गए। बुई तुआन हेंग तो घबराकर तुरंत आगे आया और पूछने लगा, श्याओ यंग मास्टर, आप यह क्या कर रहे हैं? तभी अचानक श्याओ मू चेन ने एक जोरदार थप्पड़ बुई तुआन हेंग के चेहरे पर जड़ दिया। उसने गुस्से में कहा, बुई तुआन हेंग, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे शिंग चेन भाई की लड़की को छीनने चला है। तू बहुत ज्यादा हवा में उड़ रहा है। आज मैं स्पेशली यहाँ तुझे ही सबक सिखाने आया हूँ। बुई तुआन हेंग ने अपना गाल पकड़ते हुए कहा, श्याओ प्रिंस, कहीं आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है? ये तो बस एक मामूली सा लड़का है। श्याओ मू चेन चिल्लाया, मामूली लड़का तेरे बाप का है। बीजिंग की लो फैमिली का नाम नहीं सुना तूने? ये सुनते ही बुई तुआन हेंग के चेहरे पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ गया। श्याओ मू चेन ने आगे कहा, शिंग चेन भाई लो फैमिली के इकलौते वारिस हैं। तुझे किसने इतनी हिम्मत दी कि तू उनके सामने खड़ा हो सके? श्याओ मू चेन की आवाज भले ही बहुत तेज नहीं थी, लेकिन वह पूरे हॉल में बिजली की तरह कड़क गई। ये सुनते ही बुई तुआन हेंग का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया और तभी भीड़ में से लोग धीरे धीरे कानाफूसी करने लगे। ये लो फैमिली कौन सी है? क्या ये सच में इतनी पावरफुल है? पता नहीं, मैंने तो पहले कभी नहीं सुना। अरे बेवकूफ, तू बीजिंग की लो फैमिली को नहीं जानता। वे पूरी दुनिया के सबसे बड़े और छुपे हुए बिजनेस टाइकून हैं। दुनिया की आधी से ज्यादा कोर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री पर उनका ही कंट्रोल है। उनके पास सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि सबसे बड़ी पावर है। ग्लोबल लेवल पर कई सेक्टर्स के रूल्स और रेगुलेशंस क्या होंगे, यह लुओ फैमिली के मूड पर डिपेंड करता है। क्या सच में? तो फिर शिन चिंगवू का दिमाग खराब था क्या? जब उसके पास ऐसा बॉयफ्रेंड था तो वह बुई तुआन हेंग की धमकियों से क्यों डर रही थी? भीड़ की बातें लगातार बढ़ती जा रही थी और शिन चिंगवू के चेहरे के एक्सप्रेशंस भी काफी बदल चुके थे। वह काफी देर तक शौक में मुझे घूरती रही। मैंने बेबस होकर उसकी तरफ देखा। चिंगवू, मैंने तुमसे कई बार कहा था कि मेरी फैमिली बहुत अमीर है, लेकिन तुम मानने को तैयार ही नहीं थी। मुझे लगा कि इससे हमारे रिश्ते पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने कभी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। मैंने सोचा था कि शादी के बाद तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। किसे मालूम था कि तुम इतनी नादान बन जाओगी कि मुझे बचाने के चक्कर में इस सुअर जैसे आदमी के चंगुल में फंसने चली थी। ये सुनकर शिन चिंगवू की आंखों में आंसू आ गए और वह रोते रोते मुस्कुराने लगी। मैंने आगे कहा, चिंगवू, तुम खुद ही सोचो, तुम इतनी ब्यूटीफुल हो और तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड भी ठीक ठाक है, तो पूरे 4 साल के कॉलेज में किसी भी लड़के की हिम्मत क्यों नहीं हुई कि वो तुम्हें प्रपोज कर सके? शिन चिंगवू ने चौंक कर पूछा, शिंग चेन, क्या यह सब तुमने ही अरेंज किया था? लेकिन श्याओ मू चेन ने तो अभी कहा कि तुमने मुझसे यह सब छुपा कर रखा था। मैंने जवाब दिया, उन सबको तुम्हारी एग्जिस्टेंस के बारे में पता था, लेकिन मेरी परमिशन के बिना किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो तुमसे फालतू बात कर सके। और जो लोग तुम्हें प्रपोज करने का सोच भी रहे थे, उन्हें मेरे आदमियों ने बहुत पहले ही डराकर पीछे हटा दिया था। जिस विला में हम रहते थे वह भले ही तुमने खरीदा था, लेकिन उसके सारे स्टाफ और सर्वेंट्स असल में भेष बदले हुए मेरे बॉडीगार्ड्स थे। यहाँ तक कि तुम्हारी
तुम्हारी जो बेस्ट फ्रेंड है वह भी बचपन से मेरे साथ ही पली बड़ी है। सच तो यह है कि मैंने तुम्हें यह सब इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था कि तुम यकीन नहीं करोगी और मैं नहीं चाहता था कि तुम पर कोई प्रेशर आए। अगर मुझे पहले पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं तुम्हें बहुत पहले ही सब सच बता देता ताकि तुम्हें बुइटुअन हैंग की धमकियां ना सुननी पड़ती। इसके अलावा मैंने शिन फैमिली के मैटर्स में कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वरना बुइटुअन हैंग को यह सब ड्रामा करने का मौका ही नहीं मिलता। ये लोग यही चाहते थे ना कि शिन फैमिली का बिजनेस फिर से खड़ा हो जाए। लुओ फैमिली के लिए यह काम बस एक फोन कॉल का है। इतना कहकर मैं बुइटुअन हैंग की तरफ मुड़ा और मेरी आवाज में एक ऐसा प्रेशर था जिसे टाला नहीं जा सकता था। बु यंग मास्टर, तुम्हारा घमंड तो बहुत सातवें आसमान पर था ना। बुइटुअन हैंग तुरंत घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। लुओ यंग मास्टर, मुझे सच में आपकी असली आइडेंटिटी नहीं पता थी। अगर मुझे जरा सा भी आइडिया होता तो मुझे 100 जन्म में भी आपसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं होती। मुझे माफ कर दीजिए। वह रोते बिलखते हुए लगातार फर्श पर अपना सिर पटककर भीख मांगने लगा। इसके बाद मैंने अपने बगल में खड़ी शिनचिंगवू की तरफ देखा और पूछा, क्या इसने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया? उसने कहा, शिंगचेन, सुबह जब मैंने तुम्हें सुलाया था उसके तुरंत बाद मैं इस सगाई के लिए भाग कर आई थी। बुइटुअन हैंग ने मेरी एक उंगली को भी टच नहीं किया है। यह सुनकर मैंने धीरे से अपना सिर हिलाया। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही काफी है। मैंने पास खड़े बॉडीगार्ड्स को आंखों से इशारा किया। उन्होंने तुरंत फर्श पर सिर रगड़ते हुए बुइटुअन हैंग को घसीटकर बाहर निकालना शुरू कर दिया। बुइटुअन हैंग के रोने की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई और हॉल के गेट के बाहर जाकर पूरी तरह गायब हो गई। यंग मास्टर लो, मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़ दीजिए। बैंक्वेट हॉल से निकलने के बाद मैं शिनचिंगवू के साथ सीधे शिन फैमिली के घर गया। शिनचिंगवू के पेरेंट्स से मैं हॉल में पहले ही मिल चुका था। उस समय उन्होंने मुझसे ज्यादा बात नहीं की थी और उनकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ नफरत और हिकारत थी। लेकिन अब जब उन्हें मेरी असली आइडेंटिटी पता चल चुकी थी तो मैं साफ देख सकता था कि वे अंदर से बेहद एक्साइटेड थे और खुद को कंट्रोल करने का नाटक कर रहे थे। मैं उनकी सोच अच्छे से समझता था। वे बस मेरे सामने खुद को थोड़ा गंभीर और डिग्निफाइड दिखाने की कोशिश कर रहे थे ताकि मैं उन्हें छोटा ना समझूं। बेशक मेरे लिए इन बातों का कोई मतलब नहीं था। आखिर शिन फैमिली का लेवल मेरे सामने इतना छोटा था कि मुझे उनकी सोच पर टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं शिन फैमिली के लिविंग रूम के सोफे पर आराम से बैठ गया और बहुत ही कैजुअल टोन में बोला, मुझे पता है कि शिन फैमिली हमेशा से अपना खोया हुआ बिजनेस और रुतबा वापस पाना चाहती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे बस आधा महीना दीजिए। मैं लुओ फैमिली के सोर्सेज एंड फंड्स शिन फैमिली की तरफ डाइवर्ट कर दूंगा जिससे शिन फैमिली हाई चेंग में मजबूती से खड़ी हो सके। अभी मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि शिनबा वियन ने अचानक मेरी बात बीच में ही काट दी। दरअसल हमारी शिन फैमिली की असली सोच यह है कि हम सीधे बीजिंग के मार्केट में कदम रखें और वहां खुद को डेवलप करें। मैंने अपना हाथ उठाकर उसे वहीं रोक दिया। अंकल शिन फैमिली को आगे बढ़ाने की आपकी चाहत मैं समझ सकता हूं, लेकिन जब पैर जरूरत से ज्यादा लंबे फैलाए जाएं तो इंसान बहुत बुरी तरह गिरता है। इसलिए बेहतर होगा कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ें। हर काम को एक प्रॉपर प्रोसेस के साथ करना चाहिए। बीजिंग की पॉलिटिक्स और मार्केट बहुत गहरे हैं। शिन फैमिली की करंट सिचुएशन के हिसाब से अगर आप वहां कदम रखेंगे तो बड़े बिजनेसमैन आपको जिंदा निकल जाएंगे। ये सुनते ही लिन पोंगची ने तुरंत अपनी भौहें सिकाड़ ली और गुस्से में बोली, अगर चिंगवू की शादी बुइटुअन हैंग से हो जाती तो हमारी शिन फैमिली श्याओमू चेन के कनेक्शंस का यूज करके तुरंत बीजिंग में सेटल हो सकती थी। क्यों? क्या आपकी लुओ फैमिली उस श्याओ फैमिली से भी ज्यादा पावरफुल है जो आप हमारी शिन फैमिली को बीजिंग में एंट्री तक नहीं दिला सकते? ये देखकर शिनचिंगवू बहुत ही एम्बेरेस्ड फील करने लगी और बीच में बोलते हुए बोली, मम्मी पापा प्लीज इस मामले में शिंग चेन की बात मान लीजिए। अब आगे कुछ मत कहिए। लिन पोंगची भड़क गई, चिंगवू तुम्हारी अभी शादी भी नहीं हुई है और तुमने अभी से बाहर वालों का साइड लेना शुरू कर दिया। मिस्टर लू, आज मैं अपनी बात साफ साफ कह देती हूँ, अगर आप शिन फैमिली को तुरंत बीजिंग ले जाकर डेवलप नहीं करवा सकते तो आपके और चिंगवू की शादी की बात यहीं खत्म समझो। मैं मन ही मन हंस पड़ा। अब मुझे समझ आया कि शिन फैमिली का यह हाल क्यों हुआ था। ये दोनों मियां बीवी इतने शॉर्ट साइटेड और लालची थे कि वे सिर्फ शॉर्टकट के बारे में सोच रहे थे और करंट सिचुएशन को पूरी तरह इग्नोर कर रहे थे। मैं जैसे ही जवाब देने के लिए अपना मुंह खोलने वाला था, शिनचिंगवू ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग और फर्म आवाज में अपने पेरेंट्स से कहा, मम्मी पापा हमारी शिन फैमिली बीजिंग की एलीट सोसाइटी में कभी फिट नहीं हो सकती। अगर हम शिंग चेन के कनेक्शंस के दम पर वहां जबरदस्ती घुस भी गए तो लोग हमें नीची नजर से देखेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे और यहाँ तक कि हमें लो फैमिली को टारगेट करने का एक वीक पॉइंट बना लेंगे, जिससे शिंग चेन की फैमिली पर भी मुसीबत आ सकती है। हमें अभी जो करने की जरूरत है वह यह है कि हम शांत रहें और हाई चेंग में अपने बिजनेस को अच्छे से बढ़ाएं। ज्यादा से ज्यादा 10 साल लगेंगे और हम अपनी खुद की ताकत के दम पर बीजिंग के मार्केट में एंट्री कर लेंगे। शिनबा वियन चिल्लाया, चिंगवू अब तू मुझे जिंदगी जीना सिखाएगी। मैं तेरा बाप हूँ। अपने पिता का यह एटीट्यूड देखकर शिन चिंगवू को भी अब बहुत तेज गुस्सा आ गया। पापा, अगर उस समय आपने अपनी जिद न की होती तो शिन फैमिली के साथ इतना बड़ा फ्रॉड ना हुआ होता और न ही आज हमारी फैमिली का यह बुरा हाल होता। दादाजी भी इसी सदमे की वजह से तड़प तड़प कर इस दुनिया से नहीं जाते। आप अभी तक अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आए? ये कहने के बाद शिनचिंगवू ने मेरा हाथ पकड़ा और सीधे गेट की तरफ बढ़ गई। शिंगचेन, चलो यहाँ से चलते हैं। इन लोगों के पास बिल्कुल दिमाग नहीं है। इनसे बहस करना एकदम बेकार है। ये थी असली शिनचिंगवू जिसे मैं जानता था। हर काम को पूरे कॉन्फिडेंस और हिम्मत के साथ करने वाली और हमेशा सही डिसीजन लेने वाली। होटल जाने के रास्ते में मैंने उससे शिन फैमिली के साथ पास्ट में हुए उस फ्रॉड के बारे में पूछा। शिनचिंगवू ने मुझे शॉर्ट में पूरी बात बताई। बात दरअसल यह थी कि
सालों पहले बीजिंग की एलीट सोसाइटी के बाहरी सर्कल में एक आदमी घूमता रहता था जो वहां के कुछ बड़े लोगों को जानने की वजह से खुद को बहुत 30 मार खां समझता था। उसने उसके पापा को झांसा देकर एक बड़े प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करवा दिया और कहा कि अगर यह प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा तो शीन फैमिली बहुत आसानी से बीजिंग की हाई सोसाइटी में एंट्री कर लेगी। उस समय फैमिली में सबने इस बात का अपोजिशन किया था, लेकिन उसके पापा जिद पर अड़े रहे और इन्वेस्ट कर दिया, जिसका रिजल्ट यह हुआ कि वे कंगाल होते होते बचे। उस इंसिडेंट के बाद से उसके पापा के सिर पर जैसे कोई भूत सवार हो गया। वह हर समय बस यही सोचते रहते थे कि किसी भी तरह बीजिंग की एलीट सोसाइटी में कदम रखा जाए, जैसे वहां एंट्री करके ही उनका पुराना खोया हुआ सम्मान वापस मिल पाएगा। मैं समझ गया था, असल में लोकल फैमिलीज के लिए बीजिंग की हाई सोसाइटी में एंट्री करना एक बहुत बड़ा जुनून बन जाता है, लेकिन जो फैमिलीज सच में लोकल लेवल से उठकर बीजिंग में सक्सेसफुली सेटल हो पाई हो, ऐसी फैमिलीज न के बराबर हैं, क्योंकि हर एलीट सोशल सर्कल का नेचर बाहरी लोगों को रिजेक्ट करने का होता है, खासकर बीजिंग की हाई सोसाइटी का। जो लोग सबसे कीमती और बड़े सोर्सेज पर कब्जा जमाए बैठे हैं, वे भला क्यों चाहेंगे कि कोई बाहरी आकर उनके काम में दखल दे। लेकिन लगभग हर साल बीजिंग के कुछ लोग इस एलीट सर्कल में एंट्री दिलाने का लालच देकर इन जुनूनी लोकल फैमिलीज को अपने जाल में फंसाते रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए श्याओमू चेन को ही देख लो। उसने जिस फैमिली को अपने जाल में फंसाया था वह बुई फैमिली थी। अब भले ही बुई टुअन हैंग को हाई चेंग का सबसे अमीर आदमी कहा जाता है, लेकिन यह सबसे अमीर होने का टैग सिर्फ एक खाली दिखावा है। बुई फैमिली जो भी पैसा कमाती है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्हें श्याओमू चेन को कमीशन के तौर पर देना पड़ता है। सच कहूं तो ऐसे काम मैंने भी पास्ट में कई बार किए हैं, लेकिन जिन लोगों को मैंने अपने जाल में फंसाया वे सब गलत इरादे रखने वाली फैमिलीज थी और एंड में मैंने उन सबको उनके कर्मों की पूरी सजा दी। होटल पहुंचने के बाद शिनचिंगू मेरी बाहों में सिमट गई और बहुत ही सॉफ्ट आवाज में बोली, शिंगचेन, तुम अचानक इस रूप में सामने आए हो कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें कभी सच में जानती ही नहीं थी। पहले वाले तुम तो एक छोटे बच्चे की तरह थे जो कभी बड़ा ही नहीं होना चाहता था और रोज बस मेरे आगे पीछे घूमता रहता था, लेकिन अब तुम इतने समझदार और मैच्योर दिख रहे हो। आखिर तुम्हारा असली रूप कौन सा है? मैंने कहा, ये दोनों ही मैं हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे साथ रहते हुए ही मैं अपना सबसे प्योर और रियल रूप दिखा पाता हूँ। रही बात इस मैच्योरिटी और समझदारी की, तो यह सब तो बस लाइफ के कुछ रूल्स हैं जो बचपन से अपनी फैमिली के माहौल को देखते देखते मेरे अंदर खुद ही आ गए हैं। चिंगवू, अगर तुम्हें इस सब में इतना ही इंटरेस्ट है तो हमारी शादी के बाद जब हम मेरे मैन हाउस में शिफ्ट होंगे तब तुम खुद ही सब कुछ अच्छे से समझ जाओगी। उसने हंसते हुए कहा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। पहले मैं इतनी मेहनत इसलिए करती थी क्योंकि शिन फैमिली में कोई भी बड़ा काम संभालने वाला नहीं था। अब जब तुम मेरे सपोर्ट के लिए खड़े हो तो मुझे इतनी थका देने वाली मेहनत करने की क्या जरूरत है? उसकी यह बात बिल्कुल सच थी। जब मैं उसके साथ हूँ तो उसे सच में लाइफ में दोबारा कभी इतनी स्ट्रगल करने की कोई जरूरत नहीं है। रात होने के बाद हम कार से शहर के आउटर एरिया में बने एक डॉग फाइटिंग एरिना की तरफ गए। ये बुई टुअन हैंग का अपना अड्डा था। वह आदमी अक्सर यहाँ आकर कुत्तों की लड़ाई देखना पसंद करता था और इसे अपना एंटरटेनमेंट समझता था। हमारे यहाँ आने का रीजन बुई टुअन हैंग, शिनबा वियन और लिन फोंगजी थे। ये तीनों पूरी तरह पागल हो चुके थे और इन्होंने मिलकर मुझे किडनैप करने का प्लान बनाया था ताकि मेरी जान का सौदा करके लो फैमिली से बड़े बड़े फायदे और सोर्सेज ऐंठ सकें। इन्होंने यहाँ तक प्लानिंग कर ली थी कि फायदा मिलते ही ये सब देश छोड़कर भाग जाएंगे और फॉरेन में जाकर ऐश की जिंदगी जीएंगे। लेकिन ट्विस्ट यह था कि जब बुई टुअन हैंग ने मुझे किडनैप करने के लिए अपने गुंडे भेजे तो उसके आदमियों को श्याओमू चेन के लोगों ने बहुत पहले ही दबोच लिया था और यहाँ तक कि खुद बुई टुअन हैंग को भी घसीटकर यहाँ लाया गया था। इस समय मैं एरिना की गैलरी में बैठा हुआ था और नीचे ग्राउंड के बीच में बुई टुअन हैंग को फेंक दिया गया था। वह पूरी तरह खून से लथपथ था और उसके ठीक सामने एक खतरनाक तिब्बती मास्टिफ कुत्ता जंजीर से बंधा हुआ था। यह तिब्बती मास्टिफ बुई टुअन हैंग ने ही करोड़ों की कीमत पर खरीदा था और इससे पहले इस कुत्ते ने कई लोगों को काटकर मार डाला था। वहीं मेरे बगल में शिनबा वियन और लिन फोंगची डर के मारे कांपते हुए खड़े थे। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि ये दोनों इतने बेवकूफ निकलेंगे कि मुझे किडनैप करने का प्लान बना लेंगे। शिनचिंग वो तो गुस्से के मारे पूरी तरह कांप रही थी। उसने अपने दांत भींचते हुए अपने पेरेंट्स से सवाल किया, मम्मी पापा, आप दोनों आखिर क्या सोच रहे थे? अगर आप शिंगचेन को किडनैप करके जबरदस्ती बीजिंग के सर्कल में घुस भी जाते तो क्या लो फैमिली बाद में आप दोनों को जिंदा छोड़ देती? लिन फोंगची चिल्लाई। डरने की क्या बात, तब तक तो तीर कमान से निकल चुका होता। हमारी शिन फैमिली बीजिंग में सेटल हो चुकी होती और तू लो फैमिली की बहू बन जाती तो क्या वे सच में हमारे लिए मुश्किलें खड़ी करते? मैंने ठंडे लहजे में कहा, आप मरना चाहते हैं क्या? आप दोनों को शायद एलीट सोसाइटी के रूल्स का बिल्कुल आइडिया नहीं है। अगर आप दोनों ने सच में मेरी जान को खतरे में डालने की हिम्मत की होती तो मेरे पेरेंट्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किससे प्यार करता हूँ। वे सीधे मेरे डिसीजन को ओवररूल करते और शीन फैमिली का नामो निशान इस दुनिया से हमेशा के लिए मिटा देते। इसमें चिंगवू भी शामिल होती। ये बात सुनने में बहुत क्रूर लग सकती है, लेकिन यही कड़वी सच्चाई थी। मेरे पेरेंट्स चिंगवू को भी जिंदा नहीं छोड़, क्योंकि लुओ फैमिली कभी भी अपने पीछे कोई खतरा या दुश्मन बाकी नहीं रखती। बुई टुअन हैंग नीचे से चिल्लाया, यंग मास्टर लुओ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, प्लीज मुझे एक चांस दे दीजिए। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही उस तिब्बती मास्टिफ ने जंजीर तोड़कर उस पर अटैक कर दिया और उसकी चीखें पल भर में हमेशा के लिए बंद हो गई। मैंने चिंगवू को आगे का सीन नहीं देखने दिया। मैं तुरंत खड़ा हुआ और उसका हाथ पकड़कर बाहर की तरफ ले जाने लगा। शिन फैमिली के दोनों मियां बीवी भी हमारे पीछे आने लगे, लेकिन मैंने उन्हें वहीं रोक दिया।
मैंने ठंडी नजरों से उनकी तरफ देखा। आप दोनों यहीं रुकिए और इस पूरे नजारे को अपनी आंखों से अच्छे से देखिए। देखने के बाद मुझे 10,000 वर्ड्स का एक अपोलॉजी लेटर लिख कर दीजिए कि आपने इससे क्या सीखा। अगर आपकी सीख गहरी नहीं लगी तो आपको यहीं रुककर इसे दोबारा देखना होगा। वैसे भी बुई फैमिली के अभी बहुत से लोग पीछे लाइन में खड़े हैं। मुझे उन सबको भी अच्छे से समझाना है कि उनके लिए क्या सही है। जहां तक मेरे होने वाले सास ससुर का सवाल था, मुझे लगा था कि इस इंसिडेंट के बाद शिनबा वियन और लिन फोंगची सुधर जाएंगे और शांति से बैठेंगे और बुई टुअनहेंग की बची कुची गैंग भी अब कोई तमाशा नहीं कर पाएगी। लेकिन मैंने उनके लालच और पागलपन को बहुत हल्के में ले लिया। 3 दिन बाद श्योमू चेन ने मेरे सामने एक नई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लाकर रखी। उस रिपोर्ट के कंटेंट देखकर मैं भी थोड़ा हैरान रह गया। मालूम हुआ कि बुई टुअनहेंग का साउथ रीजन में एक दूर का अंकल था जिसने अंडरवर्ल्ड के दम पर अपना बड़ा एम्पायर खड़ा किया था और उसके पास कई खतरनाक क्रिमिनल्स की एक बड़ी गैंग थी। बुई टुअनहेंग ने अपने साथ हुए इंसिडेंट से पहले ही अपने उस अंकल को हेल्प का मैसेज भेज दिया था और बताया था कि उस पर अत्याचार किया जा रहा है। अब वह अंकल अपने आदमियों को लेकर बड़ी तेजी से हाई चेन की तरफ बढ़ रहा था और सरेआम बुई टुअनहेंग का बदला लेने की धमकियां दे रहा था। इसके अलावा शिनबा वियन ने भी छुपकर बुई टुअनहेंग के उस अंकल से कांटेक्ट कर लिया था। उसने मेरी डेली लाइफ का पूरा शेड्यूल और रूट्स उस गैंग को लीक कर दिए थे और प्रॉमिस किया था कि अगर वे मुझे अपने कंट्रोल में ले लेते हैं तो शिन फैमिली अपनी आधी प्रॉपर्टी उन्हें रिवॉर्ड के तौर पर दे देगी। यहाँ तक कि शिनबा वियन ने खुद आगे बढ़कर समंदर के रास्ते से उन्हें सेफ एग्जिट दिलाने में हेल्प करने का ऑफर भी दिया था। मैंने रिपोर्ट में लिखी बातें देखी और मेरे होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। सच में कुछ लोगों को सीधी उंगली से घी निकालना पसंद नहीं आता। ऐसा लगता है कि पिछली बार का लेसन उनके लिए काफी नहीं था। जब चिंगवू को इस बात का पता चला तो उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने रोते हुए मुझसे माफी मांगी। तुम्हें मेरी वजह से इतनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा गिर चुके हैं। मैंने उसका चेहरा पकड़कर कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये उन लोगों का अपना लालच है जो उन्हें ले डूब रहा है। अब जब वे खुद ही यह गेम खेलना चाहते हैं तो मैं भी उनके साथ इस गेम को एंड तक खेलूंगा। मैंने श्योमू चेन से कहा कि हमें खुद एक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस ये सारी इन्फॉर्मेशन लोकल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को लीक कर दी जाए और बुई टुअनहेंग और उसके अंकल के सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के सबूत उन्हें सौंप दिए जाएं। बुई टुअनहेंग के अंकल ने सालों से जो भी काले कारनामे किए थे उनमें से कोई एक छोटा सा क्राइम भी उसे पूरी जिंदगी जेल की चक्की पीसने के लिए काफी था। इन छोटे मोटे मच्छरों से निपटने के लिए मुझे खुद हाथ गंदे करने की कोई जरूरत नहीं थी। जैसा कि मैंने सोचा था, बुई टुअनहेंग का अंकल जैसे ही अपने गैंग के साथ हाई चेंग की सीमा में एंटर हुआ, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने पहले से जाल बिछाकर उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। उसके साथ आए क्रिमिनल्स को संभलने या पलटवार करने का एक भी मौका नहीं मिला और उन सबको एक एक करके जमीन पर पटक कर दबोच लिया गया। वे सब सड़क पर कुत्तों की तरह बेबस पड़े थे। रही बात उसके अंडरवर्ल्ड के काले बिजनेस और प्रॉपर्टीज की, तो मैंने अपने आदमियों से कहकर उन सबको पूरी तरह सीज करवा दिया और उनकी सारी वेल्थ गवर्नमेंट ने जब्त कर ली। जब शिनबा वियन को यह न्यूज मिली, उस समय वह अपनी कंपनी की एक बोर्ड मीटिंग ले रहा था। डर के मारे वह सीधे फर्श पर गिर पड़ा और सदमे में आ गया। काफी देर तक वह जमीन से उठ भी नहीं पाया और बोर्ड मीटिंग को वहीं रोकना पड़ा। लिन फोंगची तो यह सुनते ही रोते रोते बेहोश हो गई। होश में आने के बाद वह तुरंत भागती हुई उस होटल पहुंची जहां मैं रुका हुआ और बाहर बैठकर भीख मांगने लगी। वह होटल के गेट के सामने घुटनों के बल बैठ गई और वहां से हिलने का नाम नहीं ले रही थी। वह लगातार मेरा नाम पुकार कर रो रही थी और कह रही थी कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है। प्लीज शिन फैमिली को एक आखिरी चांस दे दिया जाए। होटल के बाहर बहुत से लोग इकट्ठे हो गए थे और वे सब इस ड्रामे को देखकर आपस में कानाफूसी और गॉसिप कर रहे थे। मैं होटल के टॉप फ्लोर की बड़ी कांच की खिड़की के पास खड़ा था और नीचे लिन फोंगची की इस हालत को ठंडी नजरों से देख रहा था। मेरी आंखों में उसके लिए कोई दया या इमोशन नहीं था। मैंने सीधे अपने बॉडीगार्ड को नीचे जाकर मेरा मैसेज देने के लिए कहा। बॉडीगार्ड ने नीचे जाकर लिन फोंगची से कड़क आवाज में कहा, हमारे यंग मास्टर लो ने आपके लिए एक मैसेज भेजा है। आप जैसी औरत जो कभी अपनी गलतियों से नहीं सीखती, उसे हमारे यंग मास्टर से मिलने की कोई अथॉरिटी नहीं है। ये तो बस एक छोटी सी शुरुआत। अगर आपने दोबारा कभी हमारे यंग मास्टर या मिस शिन को परेशान करने की कोशिश की तो आपको इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब कर दिया जाएगा। बॉडीगार्ड की यह बात सुनते ही लिन फोंगची डर के मारे कांप उठी। वह तुरंत जमीन से उठी और बिना पीछे मुड़े दुम दबाकर वहां से भाग गई। वहां तमाशा देख रही भीड़ भी यह देखकर धीरे धीरे तितर बितर हो गई। लेकिन शिन फैमिली का यह बड़ा स्कैंडल पूरे हाई चेंग की हाई सोसाइटी में आग की तरह फैल गया। जितनी भी कंपनियों के शिन फैमिली के साथ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट थे, उन सब ने एक एक करके अपने सारे एग्रीमेंट्स कैंसिल कर दिए। शिन फैमिली के कंपनी शेयर्स बहुत बुरी तरह क्रैश हो गए और उनकी कंपनी पूरी तरह बैंकरप्ट होने की कगार पर पहुंच गई। मुझे लगा था कि इन सब मुसीबतों को झेलने के बाद शिनबा वियन और लिन फोंगची आखिरकार सुधर जाएंगे और शांत बैठेंगे, लेकिन मैंने उनके गिरने की लिमिट को फिर से बहुत ज्यादा आंक लिया था। उनके खुद के हाथों अपनी कब्र खोदने का यह रास्ता अभी खत्म होने से बहुत दूर था और इस बार तो उन लोगों ने सीधे मेरी और चिंगवू की शादी को ही अपना टारगेट बना लिया था। मैंने और चिंगवू ने बहुत पहले ही यह डिसाइड कर लिया था कि ग्रेजुएशन के तुरंत बाद हम सगाई करेंगे और साल के एंड में हमारी शादी होगी। मैंने अपने आदमियों से कहकर सगाई की तैयारियों पर काम भी शुरू करवा दिया था, लेकिन शिनबा वियन और लिन फोंगची ने पीठ पीछे फिर से अपनी गंदी चालें चलना शुरू कर दिया। वे जगह
जगह मेरे खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाने लगे कि मेरी पर्सनल लाइफ बहुत ही खराब और डर्टी है। यहाँ तक कि उन्होंने यह झूठ भी फैलाया कि मैं अपनी फैमिली पावर के दम पर कमजोर लोगों को बुली करता हूँ और मैं चिंगू से कोई सच्चा प्यार नहीं करता, बल्कि सिर्फ हाई चेंग में शिन फैमिली के सोर्सेज का यूज करना चाहता हूँ। ये अफवाहें मार्केट में आग की तरह फैल गई। हालांकि हाई चेंग की हाई सोसाइटी के ज्यादातर लोग यह अच्छे से जानते थे कि लिन फोंगची ये सब मुझे बदनाम करने के लिए जानबूझकर कर रही है। फिर भी इसकी वजह से मेरी इमेज पर थोड़ा नेगेटिव असर पड़ने लगा था। हद तो तब हो गई जब शिनबा वियन ने छुपकर उस होटल के मैनेजमेंट से कांटेक्ट किया जहां हमारी सगाई होने वाली थी। उसने वहां झूठ बोल दिया कि हमारी तरफ से यह फंक्शन कैंसिल कर दिया गया है और होटल की सर्विसेज को लेकर सोशल मीडिया पर ऐसी नेगेटिव बातें फैलाई कि होटल ने डर कर हमारा कॉन्ट्रैक्ट बीच में ही तोड़ दिया। जब मुझे इस बात का पता चला तो सगाई में सिर्फ एक हफ्ता बचा था। मुझे उनकी इस हरकत पर इतनी तेज हंसी आई कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने तुरंत हाई चेंग के दूसरे सबसे बड़े लग्जरी होटल के ओनर को फोन लगाया। मेरी सिचुएशन को सुनते ही उसने बिना कोई आनाकानी किए तुरंत हमारा वेन्यू बुक कर दिया। सगाई की जगह का प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद मैंने श्याओमू चेन से कहा कि वह शिनबा वियन और लिन फोंगची के जरिए फैलाई गई उन झूठी अफवाहों और होटल का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाने के सारे सबूत कलेक्ट करे और वो सारे प्रूफ सीधे चिंगवू को भेज दे। चिंगवू उन सबूतों को देखते ही अंदर से पूरी तरह टूट गई। उसका दिल अपने पेरेंट्स के लिए हमेशा के लिए खट्टा हो गया। उसने खुद आगे बढ़कर मुझसे कहा कि वह शिन फैमिली से अपने सारे रिश्ते तोड़ना चाहती है। उसने रोते हुए कहा, शिंग चेन, मैं शिन फैमिली से अपना हर एक नाता हमेशा के लिए खत्म करना चाहती हूँ। मैंने उसका हाथ थामकर कहा, चिंगवू, तुम्हें इस तरह जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। पहले हमारे सामने जो सिचुएशन है उसे हैंडल कर लेते हैं, बाकी बातें बाद में देखी जाएंगी। मैं जानता था कि चिंगवू के दिल में अभी भी उनके लिए थोड़ी जगह बाकी थी। आखिर वे उसके सगे पेरेंट्स थे जिन्होंने उसे जन्म दिया और पाला था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से वह किसी धर्म संकट में पड़े, लेकिन शिनबा वियन और लिन फोंगची की इन हरकतों ने मेरे सब्र का बांध तोड़ दिया था। अब मैं उन्हें सुधरने का एक भी चांस नहीं देने वाला था। एक हफ्ते बाद रोशनी और फूलों से सजे उस भव्य होटल में मेरी और चिंगवू की सगाई का फंक्शन बहुत ही शानदार तरीके से पूरा हुआ। वहां आए हर एक गेस्ट ने हमें दिल से विश किया। शिनबा वियन और लिन फोंगची को इस फंक्शन का इनविटेशन नहीं मिला था, फिर भी वे अपनी बची कुची इज्जत दांव पर लगाकर होटल के मेन गेट पर तमाशा करने पहुंच गए। लिन फोंगची होटल के बाहर जमीन पर लेटकर रोने का नाटक करने लगी और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, इस लड़के ने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया है। वहीं शिनबा वियन साइड में खड़ा होकर मुझ पर उंगली उठाने लगा कि मैंने शिन फैमिली के बिजनेस को बर्बाद कर दिया है। वे दोनों जबरदस्ती हॉल के अंदर घुसकर सगाई का फंक्शन खराब करने की कोशिश कर रहे थे। खैर, मुझे पहले से ही आइडिया था कि वे ऐसा कोई ड्रामा जरूर करेंगे, इसलिए मैंने होटल के बाहर भारी सिक्योरिटी और पर्सनल बॉडीगार्ड्स तैनात कर रखे थे। जैसे ही उन्होंने गेट पर हंगामा शुरू किया, मेरे बॉडीगार्ड्स ने तुरंत उन्हें दबोच लिया और घसीटते हुए होटल के बगल वाली एक सुनसान गली में ले गए। मैंने बॉडीगार्ड्स के जरिए उन्हें एक सीधा और कड़ा मैसेज भिजवाया, अगर दोबारा कभी ऐसा तमाशा करने की कोशिश की तो इस बार सिर्फ इस गली में लाकर नहीं छोड़ा जाएगा। हमारे यंग मास्टर लू ने साफ कहा है कि अगर आपने दोबारा कोई गड़बड़ की तो आपको सीधे जेल में डाल दिया जाएगा, जहां आप जिंदगी भर चक्की पीसते रहेंगे, या फिर आपको इस दुनिया से ऐसे गायब कर दिया जाएगा कि आपका कोई सुराग तक नहीं मिलेगा। ये सुनते ही शिनबा वियन और लिन फोंगची के डर के मारे तोते उड़ गए और उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वे तुरंत वहां से दुम दबाकर भाग गए। सगाई का फंक्शन खत्म होने के बाद मैंने चिंगवू से कहा, जैसे ही हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा हम वर्ल्ड टूर पर निकलेंगे। ये सुनते ही चिंगवू के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और हैप्पी स्माइल आ गई। उसने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ शिंग चेन, बिल्कुल। मैं और चिंगवू इस ट्रिप की प्लानिंग करने में बिजी थे और हम अपने रूट्स और डिटेल्स डिसाइड कर ही रहे थे कि तभी श्याओमू चेन मेरे पास एक और बुरी खबर लेकर आया। पता चला कि लिन फोंगची ने अपनी किसी पुरानी और गंदी ट्रिक का यूज करके बीजिंग की सबसे रईस और पावरफुल होआक फैमिली से कांटेक्ट कर लिया था। होआक फैमिली बीजिंग की एलीट सोसाइटी का एक बहुत बड़ा और जाना माना नाम थी, जिनका बिजनेस कई अलग अलग सेक्टर्स में फैला हुआ था और उनकी पावर को कम नहीं आंका जा सकता था। हालांकि कोर टेक्नोलॉजी सेक्टर्स पर कंट्रोल और इंटरनेशनल लेवल के इन्फ्लुएंस के मामले में वे हमारी लू फैमिली से काफी पीछे थे। पिछले कुछ सालों से वे हमारी लुओ फैमिली को अपना सबसे बड़ा बिजनेस राइवल मानते आए थे। वे हमेशा हमें नीचा दिखाने की फिराक में रहते थे और बिजनेस मार्केट में हमारे कामों में रोड़ा अटकाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। लिन फोंगची ने मुझसे बदला लेने के लिए लॉ फैमिली के कुछ बिजनेस सीक्रेट्स चुराकर सीधे होआक फैमिली को सौंप दिए थे। इतना ही नहीं, उसने मेरे और चिंगवू के रिश्ते की बातों को मिर्च मसाला लगाकर होआक फैमिली के हेड को सुनाया था और कहा था कि मैं एक लड़की के चक्कर में अपनी खुद की फैमिली के बिजनेस और फायदों को दांव पर लगा रहा हूं और मैं बहुत जल्द लुओ फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। वह जानबूझकर मेरे और होआक फैमिली के बीच की दुश्मनी को और ज्यादा भड़का रही थी ताकि होआक फैमिली इस मौके का फायदा उठाकर मुझ पर सीधा अटैक कर दे। लिन फोंगची ने होआक फैमिली से यह प्रॉमिस भी किया था कि अगर वे मुझे बर्बाद करने में उसकी हेल्प करते हैं तो शिन फैमिली हमेशा के लिए होआक फैमिली की गुलाम बन जाएगी और हाई चेंग में उनकी एक मोहरे की तरह काम करेगी। श्याओमू चेन ने लिन फोंगची और होआक फैमिली के बीच हुई बातचीत के कॉल लॉग और उसके जरिए लीक किए गए उन बिजनेस सीक्रेट्स की पूरी फाइल बनाकर मेरे सामने रख दी। मैंने उस फाइल के पन्नों को पलटा। मेरे चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन जो लोग मुझे करीब से जानते थे वे यह
यह अच्छे से समझ सकते थे कि मेरा यह शांत चेहरा ही मेरे सबसे खतरनाक गुस्से की निशानी है। शिनबा वियन और लिन फोंगची सच में अपनी मौत को खुद दावत दे रहे थे। उनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई थी कि वे मेरे खिलाफ होआक फैमिली से हाथ मिला लें। उन्हें सच में लगता है कि होआक फैमिली उनकी हेल्प करने के लिए आगे आएगी। यह उनकी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। भले ही होआक फैमिली लू फैमिली की कॉम्पिटिटर थी, लेकिन उन्हें भी अपनी लिमिट्स अच्छे से पता थी। वे शिन फैमिली जैसी एक मामूली और घिसी पिटी फैमिली के लिए लुओ फैमिली के साथ सीधे दुश्मनी मोल लेने का रिस्क कभी नहीं उठाते। और सबसे मजेदार बात तो यह थी कि लिन फोंगची ने जिन सीक्रेट्स को लीक किया था वे सब तो बस कुछ मामूली और फेक इन्फॉर्मेशन थी, जिन्हें मैंने खुद जानबूझकर मार्केट में लीक करवाया था। लुओ फैमिली के असली कोर सीक्रेट्स तक पहुंच पाना तो दूर, उनकी परछाई को छूने की भी उसकी औकात नहीं थी। मैंने तुरंत अपना फोन उठाया और सीधे होआक चान शान को कॉल लगा दिया। फोन पर सिर्फ 3 बार घंटी बजी और उधर से आवाज आई, छोटे लू, आज इस बूढ़े की याद कैसे आ गई तुम्हें? अंकल होआक, मुझे पूरा यकीन है कि आपको इस बात की खबर मिल चुकी होगी। लिन फोंगची आपसे कांटेक्ट करने आई थी, सही कहा ना? होआक चान शान एक पल के लिए खामोश रहे, फिर उन्होंने एक ठंडी सांस ली। छोटे लू, मुझे इस बारे में पता चल गया है। वह औरत सच में अपनी औकात भूल चुकी है और उसे आसमान की ऊंचाई का जरा भी अंदाजा नहीं है। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। होआक फैमिली का लेवल इतना नहीं गिरा है कि हम किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर उस पर वार करें, और न ही हम किसी बाहरी इंसान के हाथ की कठपुतली बनेंगे। मुझे उनके मुंह से बस इसी एक बात की उम्मीद थी। तो फिर इस बात के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू अंकल होआक। लेकिन लिन फोंगची ने जो लो फैमिली के बिजनेस इन्फॉर्मेशन को लीक करने की कोशिश की है और हम दोनों फैमिलीज के बीच दरार डालने की गंदी साजिश रची है, इस बात को मैं इतनी आसानी से नहीं भूलूंगा। ये तो बिल्कुल जायज बात है। आखिर गलती शिन फैमिली की ही है। तुम उनके साथ जैसा चाहो वैसा बर्ताव कर सकते हो। होआक फैमिली इस मामले में बिल्कुल भी बीच में नहीं आएगी। जी ठीक है। मैंने फोन रखकर अपने सिर को थोड़ा सहलाया और फिर अपने बगल में खड़े श्याओमू चेन की तरफ देखा। अभी के अभी ऑर्डर पास करो और शिन फैमिली के सारे बिजनेस और प्रॉपर्टीज को पूरी तरह टेक ओवर कर लो, चाहे उनके कंपनी शेयर्स हो या उनकी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज। एक भी चीज बचनी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि शिन फैमिली का नामो निशान हाई चेंग से हमेशा के लिए मिट जाए। श्याओमू चेन की आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। बिल्कुल समझ गया लू बॉस, मैं तुरंत इसका अरेंजमेंट करता हूँ। लुओ फैमिली की असली ताकत ऐसी नहीं थी जिसका सामना शिन फैमिली जैसी मामूली फैमिली कर पाती। 3 दिन भी पूरे नहीं हुए थे कि शिन फैमिली का ज्यादातर बिजनेस और प्रॉपर्टीज हमने पूरी तरह खरीद ली। उनकी बची कुची जो थोड़ी बहुत एसेट्स थी वे भी फंड्स ब्लॉक होने और बैंक करप्ट होने की वजह से पूरी तरह नीलाम हो गई। शिनबा वियन और लिन फोंगची सिर्फ एक ही रात में पूरी तरह सड़क पर आ गए और उनके सिर पर करोड़ों का कर्ज चढ़ गया। जब कर्ज वसूलने वाले लोग उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए और उन्हें छुपने की कोई जगह नहीं मिली, तो वे एक बार फिर भागते हुए मेरी कंपनी की बिल्डिंग के नीचे आकर तमाशा करने लगे। लेकिन इस बार मैंने उन पर जरा भी रहम नहीं दिखाया। मैंने सीधे अपने बॉडीगार्ड्स को हुक्म दिया कि उन्हें दबोचकर पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया जाए। हमने उन पर सरेआम हंगामा करने और कमर्शियल फ्रॉड का केस दर्ज करवाकर उन पर मुकदमा चला दिया। कोर्ट ने भी इस मामले में बहुत तेजी से अपना फैसला सुनाया। कमर्शियल फ्रॉड के जुर्म में शिनबा वियन को 5 साल और लिन फोंगची को 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही उनकी बची कुची सारी पर्सनल प्रॉपर्टीज को कर्ज चुकाने के लिए गवर्नमेंट ने सीज कर लिया। जब चिंगवू को कोर्ट के इस फैसले का पता चला तो उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, वह बस चुपचाप मेरी छाती से आकर लग गई। मैं अच्छे से जानता था कि उसे अंदर से बहुत दुख हो रहा होगा, लेकिन यह सब शिनबा वियन और लिन फोंगची के अपने कर्मों का फल था। इसके लिए वे किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते थे। मैंने प्यार से उसकी पीठ को थपथपाया। अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारा साथ निभाऊंगा। चिंगवू ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। हाँ, मुझे आप पर पूरा यकीन है। जिस दिन शिन फैमिली के पूरी तरह बर्बाद होने की खबर पूरे हाई चेंग में फैली, मैंने बिना किसी सिंपैथी के उनके नाम पर बची आखिरी पर्सनल वेल्थ को भी पूरी तरह फ्रीज करवा दिया। यहाँ तक कि जेल में उनके खाने पीने या रहने के लिए एक छोटा सा रुपया भी उनके पास नहीं बचा। मैंने स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट को यह गाइडलाइन दी कि उन दोनों को जेल के अंदर के सारे काम आम कैदियों की तरह ही करने होंगे। उन्हें वहाँ कोई भी वीआईपी ट्रीटमेंट या छोटा सा प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए। रही बात उन छोटे मोटे बिजनेसमैन और चापलूसों की जिन्होंने पास्ट में शिन फैमिली के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिशें रची थी, मैंने उन्हें भी नहीं बख्शा। श्याओमू चेन ने अपनी टीम लेकर उन सभी लोगों का एक एक करके सफाया करना शुरू कर दिया। उनमें से कुछ के बिजनेस पूरी तरह बर्बाद हो गए और उन्हें हाई चेंग छोड़कर भागना पड़ा, तो कुछ सीधे जेल में शिनबा वियन और लिन फोंगची के पड़ोसी बन गए। हाई चेंग के पूरे बिजनेस मार्केट को मैंने अपने हिसाब से पूरी तरह बदल कर रख दिया। उस दिन के बाद से पूरे शहर में किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह लू फैमिली की पावर और रुतबे को हल्के में लेने की भूल करे। यहाँ तक कि बीजिंग की उस बड़ी होआक फैमिली ने भी खुद आगे बढ़कर हमें एक मैसेज भेजा, जिसमें उन्होंने बिजनेस मार्केट का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे नाम करने की बात कही। वे बस लू फैमिली के साथ शांति से अपने रिश्ते बनाए रखना चाहते थे। मैंने उनके इस प्रपोजल को न तो एक्सेप्ट किया और न ही रिजेक्ट किया। मैंने बस श्याओमू चेन से कहकर उन्हें एक सीधा सा जवाब भिजवा दिया। हाई चेंग पूरी तरह से लुओ फैमिली का इलाका है। यहाँ के सारे रूल्स और रेगुलेशन सिर्फ मेरे हिसाब से तय होंगे। अगर किसी ने भी अपनी लक्ष्मण रेखा पार करने की कोशिश की तो उसे इसकी बहुत बड़ी और खौफनाक कीमत चुकानी पड़ेगी। और शिन फैमिली इसका सबसे बड़ा और जीता जागता एग्जाम्पल है, जो आज अपने कर्मों की सजा भुगत रही है।